नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। स्वागत है आपका। बात आज हम मासूमों से दरिंदगी की करेंगे, मासूमों के साथ घिनौनी हरकत की करेंगे। बात आज उन मानसिक पीड़ितों की करेंगे जो छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके साथ गंदी हरकत करते हैं। आज बात होगी डिजिटल रेप की। डिजिटल रेप, इस शब्द को सुनकर आपके दिमाग में डिजिटल मोबाइल या फिर कंप्यूटर आता है, जबकि डिजिटल रेप का मतलब होता है, डिजिटल रेप का मतलब यौन उत्पीड़न होता है। इस शब्द ने स्कूलों में पढ़ने वाले माता पिता को उलझन में डाल दिया है। दरअसल नोएडा में एक स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया। एक 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए, कमेटी गठित कर दी है। लेकिन बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं, एक बच्ची के साथ हुई इस घटना की नहीं। हर माता पिता को चिंता सता रही है कि मोटी मोटी रकम लेने वाले स्कूल में जब बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो क्या करें, कैसे अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों से बचाएं। मेरी डॉटर स्कूल में नर्सरी में पढ़ती है, तो उसने 2-2.5 महीने पहले एक बारी बैड टच के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड टीचर से मिलने भी आए थे और हमने बात करी थी। तो टीचर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बच्चा झूठी स्टोरीज बना रहा है, वो कुकअप स्टोरीज है, वो अटेंशन सीख करना चाह रहा है। आप प्लीज़ बिलीव कीजिए कि स्कूल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इस केस के बाद मैंने अभी 4 दिन पहले एक मेल डाली है स्कूल की मैनेजमेंट को। उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, हम लोग मिलने गए स्कूल की टीचर से, हेडमिस्ट्रेस से और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल से। उन्होंने बोला कि टीचर ने ये केस हमें कभी भी बताया ही नहीं। टीचर कह रही है उसने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ये केस बताया। क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कह रहे हैं कि टीचर हमारे पास कभी आई नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट मेरे को हेडमिस्ट्रेस और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ने दी है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं कि हम चाहते हैं टीचर के अगेंस्ट भी कुछ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए। तो उसके बाद से मेरी मेल्स पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। टीचर का क्या नाम था जिससे आपने सारी बात बताई थी? सर, मैं टीचर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, वो स्कूल मैनेजमेंट अपने आप डिस्क्लोज कर देगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है। 10 तारीख से ही प्रीति सोही अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा बॉस समझती है। उस दिन मुझे बोला मेरे सामने में कि ये नहीं कि आप लोगों में भड़का रहा हूँ, मीडिया लोग क्या कर लेगा, 2 दिन पेपर में बात खत्म हो जाएगी। मैंने बोला जूनियर क्लास के प्रिंसिपल को बुला और मधु मैम है कोई, उनको बुला। तो उनको बुला, मैंने ये भी बोला कि वो थोड़ा सा रूड बोलते हैं, कल के कि आप छुट्टी क्लास जब बंद हो जाता तब बात करो कैसे हो, बुलाओ तो सही। जबकि बच्ची के माँ ने, एसीपी मैम है कोई, उनके सामने में उन्होंने बोला फोन करके, बोलो बच्ची थोड़ा बात करके, मुझे बात नहीं करनी है, जो करना है स्कूल में आके बात करना। प्रीति मैम बोल रही ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 3.5 साल का बच्चा सबको पहचान लिया, जगह तक मेडिकल स्टोर जाके बता दिया, ये भी बता दिया वहां से लेके भागी है। क्या 3.5 साल के बच्चे बार बार झूठ बोल रही है? एक बार भी बताता आप लोग मीडिया में, सर यदि हम झूठ बोलेंगे ना तो झूठ बार बार नहीं बोला जाता है, सच ही बार बार बोला जाता है। झूठ में कहीं न कहीं बदलाव आ जाती है। कैमरा का रिकॉर्डिंग इसलिए डिलीट किया है और कोई न कोई जरूर घटना हुई है, इसलिए इन्होंने डिलीट किया। कुछ डिमांड थी आज एक्चुअली में पेरेंट टीचर की मीटिंग थी और वो लोग स्कूल पहुंचे थे। स्कूल में कोई था नहीं रिस्पॉन्सिबल आदमी, तो वो यहाँ पे लोग आए थे। हमने अभी अपनी टीम सिटी मजिस्ट्रेट और डीआईओ साहब के साथ कुछ और अधिकारी लगाए हैं, तो सब लोग स्कूल पहुँच रहे हैं क्योंकि कई मामले तो उन्होंने ज्ञापन हमें दिया है, तो उनके सारे बिंदुओं की जाँच कर लेंगे और जिसमें स्कूल प्रबंधन की गलती होगी उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अभी सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी मीटिंग एक हो जाए प्रिंसिपल्स के साथ या जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसी की व्यवस्था में। सर, स्कूल में बच्चे के साथ जिस तरह की घटना हुई, एक और स्कूल में इस तरह की घटना हुई, तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई खास कदम इसको लेकर? देखिए, स्कूल में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्लियर कट गाइडलाइन है और सारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को ये बताया गया है कि इन गाइडलाइंस का पालन करें। जहाँ जहाँ पे इन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी प्रकरण अभी संज्ञान में इसमें भी सख्त कार्रवाई। अभी कोई टीम बनाई है आपने? हाँ, ये टीम अभी बताया था हमने कि एक मैजिस्ट्रेट और डीआईओ और जो जिला प्रोफेशन अधिकारी हैं और बीएसए लोगों को मिला के टीम बनाई गई है। इनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।
वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 27 कैम्ब्रिज जूनियर स्कूल के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो पेरेंट्स हैं वो गेट के बाहर काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल जो प्रबंधक है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनसे अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटल रेप का मामला आया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा था और जिन्होंने उनकी सहायता की थी टीचर और एडमिन उनको भी जेल भेजा था मगर उनको कल जमानत मिल गई। ऐसे में जो तमाम जो पेरेंट्स है यानी कि जो मासूम बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक डर बना है कि अगली बार कोई बच्चा हमारा शिकार न बन जाए। और अब लगातार देख रहे हैं मौके पे पुलिस भी खड़ी है, एसीपी एसएचओ थाने की फोर्स खड़ी है मगर ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अगर एक बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे सर क्या नाम है आपका? दीपक। किस तरह का यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है सर? प्रोटेस्ट कोई नहीं कर रहा, बस सब ये चाह रहे हैं एक बार प्रिंसिपल आके सब पेरेंट्स को एड्रेस कर दे और उनको एक श्योरिटी दे दे कि भाई आपके बच्चे सेफ हैं। बस ये चीज़ें और कुछ नहीं चाह रहे हैं पेरेंट्स। तो अभी तक आपसे कोई मिला? कोई भी नहीं मिल रहा है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े हुए? 9 बजे का टाइम था, 9 बजे से और अब तक ये टाइम हो गया, अभी तक कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं आया। सर क्या नाम है आपका? अंकित। प्रिंसिपल या कोई स्टाफ मिला आपसे? अभी तक नहीं मिला है, यही कंसर्न है हमारा कि स्टाफ नहीं, बेसिकली जो हायर अथॉरिटी है इनकी प्रिंसिपल वो बात करें हमसे क्या इशू है। ये एश्योरेंस चाहिए सब पेरेंट्स को कि कल को ये ना हो, उसके लिए क्या एक्शन ये करेंगे वही डिस्कशन करने सब पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं बट वो सब मैनेजमेंट आने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो क्यों ऐसा, कोई यहाँ पे कुछ हंगामा तो कोई करने आ नहीं रहा है, सिर्फ डिस्कशन करना है। बिल्कुल हमारे साथ कुछ महिलाएं भी उनसे ही बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा शुक्ला है। मैम क्या डिमांड है आपकी और क्या कंसर्न है स्कूल की तरफ से? मेरी डिमांड है कि जो टीचर ने नेग्लिजेंस की वजह से ये केस दोबारा हैपन हुआ, एज पर द मीडिया न्यूज़ ये दोबारा क्यों हुआ, इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं इनको क्लैरिटी से पेरेंट्स को बतानी चाहिए। इवन दे हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ कि क्या हुआ था। दोबारा जो ये इंसिडेंट हुआ है इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन टू अस। किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। वी आर नॉट सेफ हियर, बिकॉज ऑफ दैट वी आर प्रोटेस्टिंग हियर। मैम किस तरह का आप लोगों का कंसर्न है, मतलब क्या लगता है कि अब हमारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मीडिया के सामने और पेरेंट्स के सामने स्कूल प्रशासन को आना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें आश्वस्त करना चाहिए उन्हें कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहले उन्होंने मामले को दबाया था, इसकी वजह से ये दूसरी बार ऐसा हुआ। अगर उन्होंने पहले ही इस पे एक सख्त एक्शन लिया होता तो किसी भी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा करते। इनके नरम रवैये की वजह से ऐसा दोबारा हुआ है। बिल्कुल देखिए हंगामा लगातार जारी है। जो स्कूल प्रबंधक है वो गेट के उस पार है और जो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके मन में ये डर है, ये ख्याल आता है कि अगला कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारे बच्चे के साथ ना जाए, उसी के कंसर्न में ये जो स्कूल प्रबंधक है उनसे मिलना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं कि कल को अगर ऐसा हादसा होता है तो फिर वही रवैया ना अपनाया जाए। और ऐसे में देखिए जो स्कूल का अड़ियल रवैया है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ ये जो मेन गेट है उसको बंद करके जो तमाम पेरेंट्स है सुबह के वक्त जिनको अपने दफ्तर जाना होता है, जो अपने कामकाज के लिए जाना होता हो, ऐसे में वो खड़े हैं और जाहिर भी चिंता होना भी जाहिर है क्योंकि जो मामला बीते दिनों आया वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ी कर देता है और कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देता है कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई जिसके कारण एक मासूम की जिंदगी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हुई है। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। थर्ड केस अभी हम सुन रहे हैं कि थर्ड केस हमारे सामने आ रहा है। हम लोगों की तो यही राय बन रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर ये 2 महीने पहले ही एक्शन ले लिया गया होता तो जिस बंदे ने अभी कोशिश की वो कभी सोचते ही नहीं। बेसिकली जो हमारी मीटिंग हुई है वो हेड मिस्ट्रेस से हुई थी और यहाँ की वाइस प्रिंसिपल से हुई थी और उनको ये मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने ये जरूर बोला था कि आपकी टीचर ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बताया है, पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है। टीएसओ सर ने बोला कि या तो स्कूल सील होगा या आगे पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनी जाएगी, तब वो आगे सुन रहे हैं, अदरवाइज वो सुनते भी नहीं। क्या कहा जाए, बहुत दुखद घटना है और स्कूल का रवैया तो आपने देखा ही कि तमाम पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े हुए, 9 बजे से खड़े थे। उसके बाद कोई भी स्कूल का जिम्मेदार या मैनेजमेंट का जिम्मेदार व्यक्ति बाहर निकल कर नहीं आया उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए या फिर ये एहसास कराने के लिए कि भविष्य में हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इस घटना को लेकर हमने एक सर्वे किया है। सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों पर लोगों ने अपनी राय दी है। एक बार वो सर्वे के सवाल आपके सामने रखते हैं। कुछ मेहमान भी मेरे साथ होंगे, वो हम चर्चा करेंगे।
पहला सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि स्कूलों में बच्चों के शोषण की बढ़ती घटनाओं के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। 33% लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट को जिम्मेदार माना, 24% लोगों ने टीचर्स की लापरवाही को जिम्मेदार माना, 42% लोगों ने कहा कानून का डर नहीं है इसलिए जिम्मेदार माना और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की काउंसलिंग से इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। 86% यानी कि 86% लोगों ने कहा बिल्कुल आएगी, 13% लोगों ने कहा नहीं आएगी और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ऐसी घटनाएं सुनकर आपको बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। 76% लोगों ने कहा हाँ डर लगता है, 24% लोगों ने कहा डर नहीं लगता है। ये तमाम सारे सवाल हमने पूछे, जो राय निकल कर आई वो भी आपको दिखाई। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। नेहा रस्तोगी हैं जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं, एलन राव पूर्व डीसीपी स्पेशल दिल्ली पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर निशा खन्ना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, सीमा त्यागी पेरेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष गाजियाबाद हमारे साथ होंगी और रचना त्यागी काउंसलर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं नेहा रस्तोगी जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं। नेहा जी, इस घटना के बारे में आपने सुना होगा, नोएडा का एक स्कूल, वहां पर घटना घटती है, बच्ची के साथ घटना घटती है टीचर के द्वारा। जब वो बच्ची अपनी टीचर को बताती है तो मामले को दबाया जाता है, उसके बाद फिर घटना घटती है। घटना घटने के बाद उस बच्ची को धमकाया जाता है कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी बहुत पिटाई लगाई जाएगी। यही बात वो आरोपी भी कहता है बच्ची के साथ। बच्ची डरी सहमी रहती है, घर पहुंचती है, डर से के कारण अपनी माँ को ये बात बताती है। माँ फिर एक मेल करती है, जवाब नहीं आता है, स्कूल में पहुंच के बताया जाता है। स्कूल इस पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश करता है। अब इसको क्या किया जाए। ये इकलौती घटना नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ऐसी घटना हुई 3 साल की बच्ची के लिए। महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों पहले इस तरह की घटना हुई, सड़कों पर लोग आ गए, रेलवे ट्रैक घेर लिया गया। लगातार इस तरह की घटना बढ़ती जा रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में करीब 34% इस तरह के मामले आए और 2020 में ये मामले 44% हो गए, यानी कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कानून का डर नहीं है। आरोपी ने ये काम किया, आरोपी को सजा मिल जाती है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल के लोग हों, कॉलेज के लोग हों, ऑफिस के लोग हों, उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। उन्हें भी इस बात का डर लगा रहना चाहिए कम से कम कि अगर ये बात पता चली कि मैंने इस घटना को दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो मैं भी उतना ही अपराधी रहूंगा। ये जो छुपाने की बात है, ये भोपाल के भी स्कूल में हुई और महाराष्ट्र के भी स्कूल में हुई और नोएडा के स्कूल में भी हुई। क्या कहते हैं आप, कानून क्या कहता है। जी बिल्कुल, आपने जो सही बोला वो बहुत ही सही बोला। ये कोई पहला घटना नहीं है कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में ऐसा हुआ है। एक्चुअली आजकल के स्कूल एक मनी मेकिंग मशीन बन गया है। वहाँ पर जो आप देखोगे, जो उनकी फैसिलिटीज़ है, जो सिक्योरिटीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा लैप्स है। ये पहला घटना एक्चुअली में नोएडा का नहीं है जहाँ कुछ ऐसा हुआ है। टीचर्स के साथ अगर कुछ होता है या बच्चों के साथ कुछ होता है तो ऑफ कोर्स स्कूल मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उसको कवर अप कर दें, ना कि उनके अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए या प्रिकॉशन लिया जाए। ये बहुत सारी, ये तो रेप और सारी इसकी बात नहीं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा मारपीट बच्चों के बीच में बहुत सारी इंसिडेंट हो रही है जिसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्कूल इग्नोर करते जा रहा है और उसको कवर अप करने में ज्यादा उनका फोर्स लगता है, ना कि वो बच्चों को उसके जो गलत रवैया है उसको सही करें, या जो भी वहाँ के मैनेजमेंट है, जो भी टीचर्स हो गए या जो भी उसके वहाँ पर आरोपी हैं, उनको वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये लोग अपना रेपुटेशन बचाने के लिए उल्टा सारे पेरेंट्स को वो ये लोग नीपा पोती कर देते हैं, गलती थोप देते हैं, बच्चों के ऊपर ब्लेम गेम कर देते हैं। और ये सिर्फ 1-2 स्कूल की बात नहीं है, जितनी यहाँ पर 5 स्टार होटल्स वाली स्कूल है जिसको सो कॉल्ड मतलब लाइक इंटरनेशनल स्कूल का टैग दिया गया है,
वहां पे एक ह्यूज एक बल्क अमाउंट ऑफ मनी लिया जाता है, बट सेफ्टी ना सिक्योरिटी के नाम पे वो लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। ना प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, ना उनकी कोई जवाबदेही होती है कि अगर बच्चों के अगेंस्ट में कुछ होता है तो पेरेंट्स के वो इन्फॉर्म करे या रिस्पॉन्सिबल बने। या इनफैक्ट सॉरी टू से, मेरा भी बेटा खुद स्कूल जाता है, वहां पर अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उसको ही इनफैक्ट टारगेट करते हैं कि उसके पेरेंट्स अगर इशू क्रिएट करे तो आप उसको बॉयकट करो या उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दो कि बच्चे को मजबूरन कोई और स्कूल बदल कर कहीं और जाना पड़े। और रहा कानून की बात, कानून हमारे पास है, ऑफ कोर्स हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको एक्सक्यूट करने वाले लोग की कमी है हमारे समाज में। ऐसे लोगों जो की कमी है। management- और इसी तरह की व्यवस्था से जुड़े रहे हैं एलन राव साहब, पूर्व डीसीपी हैं, स्पेशल दिल्ली पुलिस, हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, जिसका जिक्र कर रहे थे कि ऐसे ऐसे जो केसेस होते हैं, क्योंकि इस केसेस में तीन उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। नोएडा के स्कूल में यही हुआ, मामले को दबाने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई, और मामले को जब दबाया गया, छुपाया गया, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आरोपी ने किया। भोपाल में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। और स्कूल प्रबंधन, जितने भी स्कूल में इस तरह की घटना होती है, कॉलेजेस में इस तरह की घटना होती है, वहां पर स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, और वो बाद में घटना और बड़ा रूप ले लेती है। अब पुलिस क्या करे? क्या इस मामले में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इस तरह की चीजों को छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी बहुत गंभीर अपराधी के तौर पर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत एक अहम सवाल आपने आज इस डिबेट में उठाया है। ये बहुत ही जरूरी है, और बच्चों के जीवन का इसमें सवाल है, और वो भी छोटे बच्चों के बारे में जो इस प्रकार से ऐसे अपराध हो रहे हैं उसको, और स्कूल वाले उसको दबाते हैं। उसकी 2-3 वजह हैं। स्कूल अपने आप में वैसे तो मोटी फीस वसूल करते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम इतने पुख्ता नहीं होते जितने आपने उदाहरण दिए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में, कॉम्ब्रिज स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा माना हुआ स्कूल है, और वहाँ भी अगर ऐसी बात है और वहाँ बच्चों के सुरक्षा और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसमें जैसा आपने कहा है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा काम करने में नाकाम रहते हैं, उनको प्रिवेंशन ऐसे क्राइम को रोकने में नाकाम रहते हैं, तो डेफिनेटली दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उनको भी जिम्मेवारी उनकी तय होनी चाहिए, क्रिमिनल केस में भी और वैसे भी। तो ये इनका, और दूसरे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए स्कूल वालों की, लोकल पुलिस के साथ उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए बार बार, और जितना भी सिक्योरिटी का प्रबंध जरूरी है वो पुलिस से मिलकर कोऑर्डिनेट करके जहां जहां उनको कमियां नजर आती है उसको पूरा करें, और उसका एक सिक्योरिटी ऑडिट करें, स्कूल के आसपास क्या क्या कमियां हो सकती हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं जिसमें बच्चों के साथ में यौन प्रताड़न और दूसरे कई प्रकार के अपराध होने के बारे में ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो ये इसको स्कूल प्रबंधन को और वहाँ के लोकल पुलिस को, उनको मिलकर इनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और बड़े दुख की बात है राव साहब, बड़े दुख की बात है कि उस स्कूल में हाउसकीपिंग में फीमेल स्टाफ ही नहीं था। इस तरह की बातों का भी जिक्र किया जा रहा है। सीमा त्यागी पेरेंट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट है गाजियाबाद की, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, क्या कहेंगे इस तरह की नेग्लिजेंसी, इस तरह की लापरवाही को लेकर जो इस स्कूल को देखकर सामने आ रही है, क्या कहा जाए? मनोज जी, आपने 3 इंसिडेंट बताए। एक शायद आपकी नॉलेज से रह गया पहुंचने तक कि अभी 1-1.5 महीना पहले गाजियाबाद में भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। जी जी। 3.5-4 साल की बच्ची थी, शंभू दयाल ग्लोबल स्कूल का मैटर था। स्कूल के वैन ड्राइवर ने बच्ची के साथ गलत हरकत की, बच्ची का मेडिकल किया तो उसकी पुष्टि हुई, और उस वैन में 2 आया भी थी। आप सोचिए जरा कि वहां 2 आया भी थी। जब पेरेंट्स ने कंप्लेन की तो पुलिस ने आरोपी को सजा दे दी, आयाओं को जेल भेज दिया, लेकिन स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मनोज जी, हमें सोचना पड़ेगा कि अगर चोर को चोरी करने के बाद सजा नहीं मिलेगी तो चोरी की प्रवृत्ति समाज में बढ़ेगी। हम कुछ भी कह के छोड़ दें कि मानसिक प्रवृत्ति खराब है, मानसिक बीमार लोग पैदा हो रहे हैं, अरे तो भाई उनका इलाज भी तो करा जाएगा ना, उनका कोई इलाज भी तो करेगा। और ये बात सही है, आपने जो सर्वे किया कि कानून का डर नहीं है लोगों को, और कितनी आम बात हो गई है कि 3 साल की बच्चियां, 3.5 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, हम किस तरफ जा रहे हैं? समाज कहाँ जा रहा है? हम विकास कर रहे हैं क्या?
हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत आगे पहुंच रहे हैं, हम सब देशों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चियों के माता-पिता बच्चियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दें। जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, मंदिर की संज्ञा जिसको दी जाती है, वहां हो क्या रहा है? अगर इसके जड़ में जाएंगे तो पता लगेगा कि शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो गया, जो बाजारीकरण हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के स्कूल होने लगे, शिक्षकों के हाथों से तो शिक्षा निकल गई, शिक्षा बिक रही है अब। तो जब उन बिजनेस हाउसेज में, बिल्कुल सही कहा कि जो वो 5 स्टार होटल नुमा स्कूल बने हुए हैं, उन स्कूलों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा और कैसे तय कर सकता है जब उन स्कूलों के मालिकों के सीधे संबंध सत्ता के गलियारों तक हैं। आप देखिएगा, जितने भी उत्तर प्रदेश में, छोड़िए पूरे देश में जितने भी स्कूल हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बात अगर पुलिस की करें, डीएसपी साहब शायद नाराज हो जाएं, पुलिस भी क्या करती है? पुलिस तो स्कूल प्रशासन की मर्जी के बगैर जा ही नहीं सकती अंदर, और पुलिस भी सिर्फ उन गरीब माँ बाप को दबाने की ही कोशिश करती है। गाजियाबाद का जो इंसिडेंट हुआ, जब 2 दिन बाद पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर धरना दिया कि स्कूल मैनेजमेंट पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो पुलिस ने उन पेरेंट्स के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी। क्या करें हम? क्या करें? ये बड़ी दुखद स्थिति है। और ये नोएडा का सेक्टर 27 में जो ये स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल, वहां पर भी ये हुआ कि सुबह 9 बजे सारे पेरेंट्स पहुंच गए, उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। मैनेजमेंट बाहर निकल कर नहीं आ रहा, प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। वहां सैकड़ों लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जिस बात का दुख की बात यह है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, हम नवदुर्गा से बाहर निकले हैं, जहां बच्चियों को पूजा जा रहा है, देवी की संज्ञा दी जा रही है। उसके बाद हम इस समाज में रह रहे हैं कि हमारे समाज में इस तरह की घटना भी आ रही है। क्या हम सभ्य समाज के लोग हैं? डॉक्टर निशा खन्ना, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशा जी, ये कौन सी मानसिकता है समाज की जो लगातार बढ़ती जा रही है? एनसीआरबी के डेटा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लगातार रोज अखबारों में छप रही है। हम कई तरह के उपदेश प्रवचन देते हैं, लेकिन बावजूद घटनाएं नहीं घट रही हैं। और ये 3 साल 2 साल की बच्चियों से लेकर लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और बढ़ रही हैं। ये कैसा समाज है? ये कैसी समाज की मानसिकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करते 22 इयर्स हो गए हैं। आप लोग जो आंकड़े आज देख रहे हैं, हम लोग क्लिनिक में बैठकर, हॉस्पिटल में बैठकर ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। आप उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स में आते हैं, शिकायत करते हैं। पर अगर आप बुरा ना माने तो डॉक्टर होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे क्लिनिक में 10 पेशेंट्स आते हैं तो उसमें 9 पेशेंट्स के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कभी ना कहीं चाइल्ड मॉलेस्टेशन की हरकत हो रखी होती है। तो आज जो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और जो अनरिपोर्टेड है वो हम क्लिनिक हॉस्पिटल में बैठकर मेरे जैसे कितने ही साइकोलॉजिस्ट रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं। इसीलिए हम लोग, बोला जाता है कि हम सारा दिन ऐसी नेगेटिविटी को सुनते हैं कि हमें ये सोचकर दंग रहता है। और हम जब जानते हैं कि ऐसी जितनी भी हरकतें करने वाले लोग होते हैं वो हमारे आसपास के सिनेरियो में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे आस पड़ोस में, चाहे वो हमारे स्कूल में हो, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारी में हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो। जो आप ये जितनी भी बातें मैम भी कह रही है, मैं ये कहूँगी ये स्कूल की वजह से नहीं है। मुझे लग रहा है आज हरकत हो रही है, आज हम बैड टच गुड टच की बातें पिछले 5-10 साल से कर रहे हैं मीडिया में, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, वो चीजों को जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्या आजकल की जो यंग जनरेशन है वो अपनी सेक्सुअल अर्जेस पर कंट्रोल कर रही है? हम डिजिटल मीडिया में हैं, मोबाइल फोन हमें उपलब्ध है, हम सब्सटेंस अब्यूज में बहुत ज्यादा है आज की जनरेशन। अगर पता हो तो चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, ये सब चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक्सपोजर टू इंटरनेट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एवरीवेयर। आज एक बच्चा भी पॉर्न वीडियो देख सकता है और एक बड़ा भी। अपनी सेक्सुअल अर्जेस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो आप मॉरल वैल्यूज से हम विचलित हो रहे हैं, उसमें हम सिर्फ स्कूल को दोष नहीं दे सकते, हम परिवार को भी दोष दें। हर एक उस इंसान की जिम्मेदारी है जो हमारे समाज का हिस्सा है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो माँ बाप खुद हो, चाहे घर का पूरा इन्वायरमेंट हो। और
सेक्सुअल अब्यूज के रीजन बहुत सारे हैं, कोई एक रीजन नहीं है जिसे हम बोल सकते हैं। मानसिक विकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ऐसे खुद भी किसी के विक्टिम होते हैं और उन्होंने ऐसे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होता है, उन्होंने दूसरों के नजरिए से इन बिहेवियर को देखा होता है, वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। और जब आप सब्सटेंस अब्यूज करते हो या जब भी कोई रेप का इंसिडेंट होता है तो आप देखिएगा, उन्होंने पॉर्न वीडियो देखा होगा। मोस्ट ऑफ द पब्लिक, आजकल की यंग जनरेशन में, मैं भी क्लिनिक में डील करती हूँ, पॉर्न एडिक्ट बहुत सारे लोग हैं। ये डॉक्टर निशा जी जिस बात का जिक्र कर रही हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी इस तरह के आरोपी हैं उनके फोन को जब सर्च किया गया, उसकी जांच की गई, तो पता चला कि लगातार उसमें इंटरनेट पे सर्फिंग की गई, पॉर्न वीडियोस देखे गए, और जिसके कारण उनकी मानसिकता ऐसी बन गई। इसमें कोई शक नहीं है, आप ठीक बोल रही हैं निशा जी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसे परेशानी कहें, संकट कहें, या हमारे सिस्टम का नकारापन कहें, कि आपके इंटरनेट पे वो सारी चीजें परोसी जा रही हैं, वो बाजार के तौर पर उपलब्ध हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है तो भी उसके पास वो सारी चीजें, बड़े के हाथ में भी वो तो भी उसके पास सारी चीजें हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। सरकार 5,000 वेबसाइट पर रोक लगाती है तो 10,000 वेबसाइट आपको मिल जाती है। और संसद में खुद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी जब थी तो उन्होंने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते, हम रोक लगाते हैं, उससे ज्यादा दुगनी ताकत में वो आपको मिल जाती है। लेकिन इसी विश्व में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी कंट्री हैं जहां पर आप खोल नहीं सकते इस तरह की वेबसाइट। अगर आप खोलते हैं तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आता है कि आप सर्विलेंस में हैं, आप अपराध कर रहे हैं और आप कानून के दायरे में, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। अब राव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं रचना जी आपके पास आता हूं, उसके पहले एक बार राव साहब से पूछना चाहता हूं, क्या हम इस मामले में गए बीते हैं कि जो सबसे ज्यादा हमारे समाज को बिगाड़ रहा है, बेकार कर रहा है, पंगु बना रहा है, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाते? हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय कोई नहीं कार्रवाई कर पा रहा है, हमारा कानून कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हम इस तरह की वेबसाइट पर राव साहब रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? उनको लेकर सख्त कानून क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि दूसरे देशों में तुरंत ऐसे मैसेज आ जाते हैं जी। वो सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। अगर सरकार ये कहे, जैसे आपने बताया पीछे अंबिका जी ने कहा कि हम ऐसा कर नहीं सकते, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि सरकार चाहे वो नहीं कर सकती। एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और हमारे देश के बच्चों के भविष्य को और बच्चों के वेलफेयर को अगर देखने की जरूरत है हमारे पूरे पॉलिटिशियंस को भी। तो ऐसे ड्रोन वीडियोस में पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे निशा जी, तो बहुत ही अहम बात लेकिन राव साहब, हम हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, हम मंदिर मस्जिद कर सकते हैं, वही जो काम की चीज है वो हम मजारों को तोड़ सकते हैं, हम हिंदू पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ा संकट है, हमारे समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है, 3 साल की बच्चियों की तरह साथ इस तरह की घटना हो रही है, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, हम उसको लेकर कानून नहीं बना पाएंगे, हम उसको लेकर संसद में चर्चा नहीं कर पाएंगे, हम उसको लेकर अलग नहीं चला पाएंगे, सेमिनार्स नहीं कर पाएंगे, हम बड़ी बड़ी सभाओं में तमाम तरह के मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारी व्यवस्था को, हमारी नस्ल को खराब कर रहा है, हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता है। यस, जब तक ये वोट की राजनीति नहीं छोड़ेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पावर में है, तो तब तक ये सब चीजें सुधारने की तरफ नहीं जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि वोट की जो राजनीति है उससे हटकर हमें पब्लिक के वेलफेयर की बात करनी चाहिए। खास तौर से इस मामले में तो बच्चों के वेलफेयर की, बच्चों के भविष्य की बात है, वो देखना चाहिए। क्यों नहीं हम कानून बना सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोन करता है, या कानून है प्रोन के लिए, लेकिन वो पर्सनली अगर देखता है तो उसका कोई अपराध नहीं है। क्यों अपने मोबाइल फोन पर ये ऐसी चीजें, ऐसे वेबसाइट्स को बंद करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। और गवर्नमेंट को ये सब करने के लिए, जैसा आपने ये कहा कि ऐसी जो आपको जो वेबसाइट्स होती हैं वो पैसे कमाती हैं, और पैसे कमाती है तो ये गवर्नमेंट को टैक्स भी कहीं ना कहीं जाता है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमें छोटे से लालच को छोड़कर हमें लार्जर इंटरेस्ट में बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे युवक के भविष्य के लिए, हमारे और जो नागरिक हैं उनके भविष्य के लिए सोचते हुए हमें वेलफेयर का काम करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है कि जो प्रोन हम देखते हैं उससे बहुत उत्तेजना आती है, और कोई न कहीं मानसिक विकार पैदा होते हैं, और आदमी मानसिक तरीके से बीमार
बीमार हो जाता है और वो ऐसे जघन्य कुकृत अपराध करता है। बिल्कुल, कोलकाता में खासतौर भी से- जो घटना हुई, कोलकाता में आरजीकर कॉलेज में जो घटना हुई, उसके फोन से भी यही दिखाई दिया, तमाम तरह की चीजें। सर्वे के कुछ और सवाल जो हमने लोगों से पूछे, उस पर राय निकल कर आई है। सर्वे का एक और सवाल था कि बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों पर आखिर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। 19% लोगों ने कहा फौरन गिरफ्तारी हो, 7% लोगों ने कहा जमानत ना मिले और 17% लोगों ने कहा कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। 54% लोगों ने कहा कि फांसी होनी चाहिए और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का 5वां सवाल कि क्या आपने अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया है। 81% 81% लोगों ने कहा हाँ बताया है, 17% लोगों ने कहा नहीं बताया और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। रचना जी मेरे साथ मौजूद हैं। रचना जी, अभी डॉक्टर निशा इस बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे केस तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते और एनसीआरबी के जिस डेटा का मैं जिक्र कर रहा था उसमें एक चीज़ और थी और वो बात थी कि इस देश के करीब 50% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक और हिंसा, जो सेक्सुअल हिंसा, उसका शिकार हुए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनकी रिपोर्ट ही नहीं की गई, लेकिन अब एज ए काउंसलर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें स्कूल की काउंसलिंग की जानी चाहिए, स्कूल के स्टाफ की काउंसलिंग की जानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, किसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, तब जबकि स्कूल में फीमेल स्टाफ ही नहीं है। और अगर बच्ची ने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को आपको बताया तो आप उसे धमका रहे हैं, आप उसे डांट रहे हैं कि अगर किसी को बताया तो मैं पिटाई लगाऊंगी, और इसी बात का फायदा आरोपी ने उठाया। क्या है ये, क्या करे काउंसलर? धन्यवाद मनोज जी। माफी चाहूंगी, एक छोटा सा करेक्शन है, काउंसलर नहीं, लीगल काउंसिल फॉर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस। माफ कीजिए, लीगल काउंसिल। जी। सो मनोज जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा जो मैंने सुना अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ज्ञानवर्धक करना चाहूंगी सब लोगों का। रिपोर्टिंग किसी भी तरह के बच्चे के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, वो नॉन नेगोशिएबल है। अगर मुझे पता चला है कि बच्चे के साथ हुआ है या होने वाला है, आई एम ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट, वेदर आई एम अ स्कूल और आई एम अ थर्ड पर्सन या फिर मैं कोई भी हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है रिपोर्ट करने की। तो वो जो मुद्दा आपने इम्पोर्टेंट रेज किया कि जब बताया गया, माँ बाप ने जब कहा स्कूल को कि ऐसा कुछ हुआ है और स्कूल ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके बच्चे ने पॉर्न देखा होगा, 3.5 साल के बच्चे ने पॉर्न देखा होगा, इसलिए ऐसी बात बोल रही है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये स्कूल नहीं कह सकता। बिकॉज स्कूल जिस मोमेंट, जिस वक्त स्कूल को पता चला, स्कूल इज ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट इमीडिएटली। ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग का प्रावधान है पॉक्सो में, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर्वोच्च न्यायालय का 24 सितंबर 2024 का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें स्कूल्स की सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्स कर दी हैं थ्रू आउट द कंट्री। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि इस केस को हम पिछले 5 से 6 सालों से हम इस केस को परसू कर रहे थे। ये हमारा ही फाइल किया हुआ केस था सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली इंडिया में कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी दैट कवर्ड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स vis-a-vis the students and the staff as well. तो ये हमने फाइल करी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर स्टेट के अपने स्टेट एजुकेशन एक्ट होते थे और होते भी हैं, अभी भी हैं, जिनके मुताबिक हर स्कूल फंक्शन करता है स्टेट एजुकेशन एक्ट के अंदर। लेकिन स्कूल में अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, बस में इंसिडेंट होता है, स्कूल में होता है, या कोई स्कूल में बच्चा पिस्तौल लेके आता है, उसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं ठहरती। ये केस फाइल करने के बाद 2021 में 1 अक्टूबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइन निकाली, गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्कूल, गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स विद रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स।
ये गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली और नोटिफाई करी एंड इट वाज सर्कुलेटेड थ्रू आउट ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स को भेजी गई कि सारे स्टेट्स इन गाइडलाइंस को इमीडिएटली नोटिफाई करें और इमीडिएटली अडॉप्ट करें। जी सोचने वाली बात है 1 अक्टूबर 2021 की गाइडलाइंस थी जो कि अब तक स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं कर रही थी, सिवाय 5 स्टेट्स के। बाकी पूरे कंट्री में और स्टेट्स और यूटीज ने यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट नहीं करी थी। जबकि हमने अगस्त में फिर से इस केस को हमने रिवाइव किया और हमने बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई। फिर जाके सितंबर में ऑर्डर आया जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इमीडिएटली सारे स्टेट्स इनको अडॉप्ट करें। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन गाइडलाइंस के इमीडिएटली अडॉप्शन से हम ऐसे इंसिडेंट्स कैसे रोक पाएंगे, ये बहुत जरूरी है बताना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि हर स्कूल हर क्वार्टर में एक ऑडिट करेगा, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट करेगा। और वो कौन करेगी? वो एक कमिटी होगी। दैट कमिटी विल कंप्राइज ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज द स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स की एक कमिटी होगी जो वो मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट करेगी स्कूल का, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होगी स्कूल की वेबसाइट पे, पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास भी जाएगी। जी। नंबर 2, हर स्कूल को मैंडेटरी है अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो ड्राइवर है या कंडक्टर है, कोई भी सपोर्ट स्टाफ है, सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। स्पेसिफिकली गाइडलाइंस कहती है, गाइडलाइंस में 66 पैरामीटर्स दिए गए हैं और दूसरी गाइडलाइन में 174 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके अगेंस्ट इंस्पेक्शन होगा, जो मैं भी क्वार्टरली इंस्पेक्शंस की बात कर रही थी। तो 66 प्लस 174 पैरामीटर्स हर क्वार्टर स्कूल के ऑडिट के मापदंड में आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गाइडलाइन कहती है कि स्कूल में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज, किसी भी तरह का हैरेसमेंट, किसी भी तरह के वेपन्स, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की, उससे रिलेटेड कोई भी स्कूल अडॉप्ट करेंगे एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सेंसिटाइजेशन होगी स्कूल के स्टाफ की विद रिगार्ड्स टू चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस। चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने भी हमारे नियम कानून हैं वो सारे स्कूल के स्टाफ को बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की अलग एक वैसे डिसिप्लिनरी कमेटी अलग बनेगी, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज के लिए एक अलग भी कमेटी बनेगी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये रचना जी, आपने जितनी भी बातें बताई हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में अपनी गाइडलाइन जारी की, तमाम राज्यों को भेजा, उसके बाद फिर आप कई साल तक संघर्ष करते रहे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया, उसके बाद फिर से एक गाइडलाइन डायरेक्शन जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद करना पड़ा स्कूल। लेकिन ये जो स्कूल है ना, बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है, दिल्ली एनसीआर का, नोएडा का सेक्टर 27 का, उसमें जितनी भी गाइडलाइनों का आपने जिक्र किया ना, उसमें किसी का भी पालन नहीं किया गया। अब सरकार क्या करना, अब लोग क्या करें, पेरेंट्स क्या करें? एक कागज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भेजा, राज्यों ने फॉर्मेलिटी के तौर पर अपने स्कूली शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी होंगे जिलों के, उनको भेज दिया, और उन्होंने उसकी कॉपी सभी स्कूलों में भेज दी, और सब उस कॉपी को फाइलों में नीचे दबाकर बैठ गए। लेकिन वस्तुगत तौर पर या फिजिकल तौर पर किसी ने इसका पालन नहीं किया, क्योंकि जिन गाइडलाइन का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर उन गाइडलाइंस को पालन किया जाता तो शायद ये घटना आज नहीं होती। और जिस बात का जिक्र निशा जी कर रही थी, और जिस बात का जिक्र कर रही थी हमारी गाजियाबाद की मैडम सीमा जी, के बड़े बड़े प्रभावशाली लोग, बड़े बड़े स्कूल के लोग, वो जब होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो पेरेंट्स लोग धक्का खा रहे थे। आप कमेटी का जिक्र कर रहे हैं कि उस कमेटी में पेरेंट्स लोग होते हैं। कौन से पेरेंट्स लोग होते हैं? तय करने वाले तो स्कूल के ही लोग हैं ना। उन्होंने अपने चार चंपू चार परिचित लोग डाल दिए। अब वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ये गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई होती तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। आप लोग अभी चर्चा में 3 से 4 इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। जब मैं केस के लिए रिसर्च मैंने करी तो सिर्फ रिपोर्टेड की मैं बात बता रही हूँ, 2 महीने के दौरान
कम से कम 20 से 25 ऑल ओवर दी कंट्री के इंसिडेंट्स हम निकाल कर लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो भी सिर्फ वही मैं कह रहा हूं ना, सीमा जी अच्छे से बताएंगे कि पेरेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है। किताबों में बहुत सारी चीजें, नियमों में बहुत सारी चीजें, अगर आप धाराओं में चले जाओगे तो इस देश में एक भी अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहे हैं। 3 साल की बच्चियों के साथ घटना घट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, अब तो चंद्रचूड़ साहब ने आंखों पे से पट्टी लगती है वो पट्टी हटा दी है कि भाई कानून अंधा नहीं है, कानून देख भी सकता है। लेकिन ये देखिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और स्कूल बेफिक्र होकर, स्कूल का मैनेजमेंट बेफिक्र होकर सारे पेपर को, सारी गाइडलाइंस को दबा कर बैठा हुआ है। और अगर सीमा जी जाएंगी, एक तो पेरेंट्स लोग डरते हैं कि स्कूल के खिलाफ कुछ बोलेंगे, शिकायत करेंगे या बोलने जाएंगे तो हो सकता है उनके बच्चे के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, उन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, फेल किया जाएगा, पास किया जाएगा, या हो सकता है किसी मुद्दे पर, जरा से मुद्दे पर टीसी पकड़ी जाएगी। सीमा जी ये डर भी तो है ना पेरेंट्स का। मनोज जी, रचना जी ने बहुत सारी चीजें बता दी और वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं कानून का पूरा सम्मान करते हुए ये पूछना चाहती हूँ रचना जी से कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देने के अलावा भी कुछ करता है क्या? सिर्फ गाइडलाइन दे दी और खाना पूर्ति हो गई और उसमें पेरेंट्स धक्के खाता रहे। आपने कहा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपने कहीं ये नहीं कहा कि जो स्कूल इसको नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट उस स्कूल पे ताला डलवा देगा। आपने ये कहीं नहीं कहा कि जिस स्टेट का शिक्षा विभाग इसको अप्लाई नहीं करेगा उसके शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पेरेंट्स कहां कहां घूमेगा? आप सच्चाई को देखिए कि हमारा कानून अब तो अंधा भी नहीं रहा, जैसे मनोज जी ने कहा, लेकिन वो कानून डंडा क्यों नहीं चलाता है जब एक 3.5 साल की बच्ची के साथ इंसिडेंट हो गया। और देखिए पेरेंट्स कितने भोले हैं, वो कह रहे हैं हम कोई हंगामा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल आके हमें श्योरिटी दे दे। जब तक मनोज जी, जब तक ये शिक्षा इन नेताओं के, इन बिजनेसमैनों के चंगुल से नहीं निकलेगी, हर स्कूल में हम ये इंसिडेंट देखते रहेंगे। हमारा कानून क्या सिर्फ कागज ही बनाने के लिए है, सिर्फ गाइडलाइन देने के लिए है? जो लोग उन गाइडलाइन का, उस कानून का पालन करवाने के जिम्मेदार हैं, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ये बड़ी बात है। और जैसे कि निशा जी भी कह रही थी कि बहुत सारे मामले तो रिपोर्ट्स ही नहीं होते। नेहा रस्तोगी मेरे साथ मौजूद है। नेहा रस्तोगी, यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, अगर आप पुलिस को कंप्लेंट करेंगे तो वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके डराने की कोशिश करता है। अरे साहब आपकी समाज में क्या स्थिति होगी, आपके बच्चे की बदनामी होगी, देखिए बच्चे का करियर है, बच्ची का फ्यूचर है, और लोगों को लगेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना है। यानी कि पुलिस भी यह समझाने की कोशिश करती है कि आप FIR मत कीजिए, इतना लंबा केस चलेगा। वो व्यवस्था है, वो लेंदी व्यवस्था है। और बहुत सारे मामलों में जिसका जिक्र डॉक्टर निशा कर रही थी कि लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, FIR नहीं कराते हैं, वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि समाज की बदनामी से कैसे बचा जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण है। नेहा जी जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन इसमें मेरा मानना है कि सबको को अपना अपने स्तर पर थोड़ा मेंटल रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो चाहे वो पुलिस हो, तो पुलिस को ये दायित्व पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा या बंदी अपने बच्चे के खिलाफ या किसी के खिलाफ वहाँ पर FIR दर्ज करवाने जा रहा है तो उसकी सीरियसनेस को समझे और आगे प्रोसीड करे। आज जैसे स्कूल का इंसिडेंट ले रहे हैं, वो बच्ची ने पहले भी अपने माँ बाप को रिपोर्ट किया था कि उससे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है, तो क्यों नहीं उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, टीचर्स क्यों उस समय अलर्ट नहीं हुए थे और बच्चे को शांत करवाने के पीछे, बच्चे को धमकी देने के पीछे पड़ गए थे। आज भी जो हम लोग बात करें, इनफैक्ट रचना जी जो बोल रही हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ पर महिला के तौर में जो प्रिंसिपल है वहाँ पे तैनात, वो क्यों नहीं एक्शन ली? उनको पेरेंट्स को कम से कम देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आखिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने कह दिया कि साहब पल्ला झाड़ लिया इन सारी चीजों से और बोले हमें नहीं पता था, हमको टीचर ने नहीं बताया, इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं ली। जी वो पेरेंट्स एक इंसानियत के तौर में मिल तो सकते हैं, पेरेंट्स को और क्यों धक्का, और वो हाँ मिल पाए। हमने वो तमाम सारी तस्वीरें दिखाई, लोगों की पेरेंट्स की बात को सुनाया कि हम 9 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं
और कई घंटे बाद भी कोई निकल कर नहीं आया। पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए, वो फोन लगा रहे हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट को फोन पे बात कर रहे हैं, वो फोन पे बात कर रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहुत सारी बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का किया, लेकिन सरकार लागू नहीं करा रही। लागू करा भी रही है तो एक कागज के तौर पर आपने स्कूल में फैक्स भेज दिया या कुरियर से आपने पेपर भेज दिया और आप इसे लागू कीजिए, लेकिन स्कूल नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल एक जैसे हैं, बहुत सारे स्कूल इन चीजों का ख्याल रखते होंगे, बट 90% स्कूल इस तरह है, तो हमें मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट, और जो ये हमारे सो कॉल्ड 5 स्टार स्कूल है उस पे हमारे डीएम साहब को भी बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए कि वो इतना जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ले रहे हैं तो एक्चुअली दे आर लाइक एलिजिबल फॉर इट और नॉट। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि अगर किसी स्कूल में इस तरह की घटना होती है और अगर स्कूल प्रबंधन उसे छुपाने की कोशिश करेगा तो उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया जाए। जब तक इस तरह की चीज नहीं होगी तब तक स्कूल प्रबंधन नहीं मानेगा। और मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है हमारे देश के राजनेताओं से, प्रभावशाली लोगों से, कि इस तरह की घटनाओं में किसी का भी पक्ष ना ले, बचाने की कोशिश ना ले। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी समाज के दुश्मन हैं और आप भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, समाज को एक दशा और दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में चाहे वो स्कूल हो, समाज हो, सरकार हो, प्रशासन हो, कम से कम इस तरह की घटनाओं पर गंभीर